राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे करवा रहा हूं और उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे आयोग अभी 2020 के पाठ्यक्रम में प्रारंभिक परीक्षा में जोड़ दिए गए हैं, जिनमें मैं बहुत सारे आयोग कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मैंने नोट यहाँ पर किया है, एक नोट डाला है कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा पाएगा। तो यकीन मानिएगा दोस्तों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। फ्री नोट्स फॉर MPPSC 2020, तो ये मैं दे रहा हूँ फ्री में। वो कैसे मिलेंगे आपको, उसके लिए भी आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ मतलब मेन बॉडी, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है, मेन बॉडी है, जो किसी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। दूसरी बात, तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को इनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने में, समीक्षा करने में एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीके की इसकी परिभाषा टाइप की हो गई कि इसकी जरूरत आखिर पड़ती क्यों है और ये मेन बॉडी जो है और हमारा जो केंद्रीय हमारा जो सतर्कता आयोग है ये क्यों बना है, क्या है ये, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब हम आगे चलते हैं। इसका गठन के बारे में बात करेंगे कि इसका गठन जो है के संथनम। अब ये नाम आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके ये जो के संथनम जी हैं, इनकी अध्यक्षता में 1964 में इसका गठन किया गया था। अगर इनकी अध्यक्षता में किया गया था तो इससे क्या बात सामने आती है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के संथनम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे श्री के संथनम। 1988 में राष्ट्रपति जी द्वारा एक अध्यादेश लाकर इसे सांविधिक दर्जा देकर बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। कौन सा दर्जा दिया गया था? सांविधिक और संवैधानिक दर्जा क्या होता है मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझा चुका हूं। ठीक है, संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान के अंदर कर दिया जाता है, संवैधानिक होता है, और जिसे केंद्र सरकार द्वारा जिस अधिनियम को बनाया जाता है वो होता है हमारा सांविधिक। तो ये इनका डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, 1988 में इसको सांविधिक निकाय बना दिया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 2003 की तरफ चलते हैं। इस वर्ष विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया और राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 2003 को विधेयक को स्वीकृति दी गई, जिसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बना। तो मतलब जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये कब बना? 11 सितंबर 2003। इस डेट को हमें याद रखना है, बहुत अच्छी तरीके से याद। और हमें एक चीज आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 11 सितंबर 2003 वर्ष 2003 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। देखा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सारे आयोगों के मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में ही है, तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अब इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब अध्यक्ष होते 3 हैं इसमें, इसके जो सदस्य अध्यक्ष मिला के सदस्य टोटल 3 लोग होते हैं। ये एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब अध्यक्ष होगा वो, और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होंगे। ठीक है, तो टोटल 3 अभी बनते आ रहे हैं। एक आपका मेन अध्यक्ष हो गया और 2 उसके साथ के सदस्य हो गए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, सभी की नियुक्ति देखो राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है। बस नीति आयोग एक ऐसा आयोग था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने नियुक्तियां की थी। तो इसकी अब देखो, प्रधानमंत्री का हाथ यहां पर भी है, प्रधानमंत्री जी का। वो कैसे है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी स्वयं। दूसरा इसमें होता है सदस्य केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं केंद्र के वो, तीसरी लोकसभा के विपक्ष के नेता। ये 3 लोगों को मिलाकर ये समिति बनती है, जिन समिति की सिफारिश पर जो समिति सिफारिश के बाद जो नाम देती है वही नाम राष्ट्रपति जी उसको आपका क्या करते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त घोषित कर देते हैं। और फिर और जो उनके और साथ में 2 आयुक्त हैं उनको भी घोषित इस समिति की समीक्षा पे किया जाता है। कार्यकाल, अब ये देखो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज यहां ये हो जाती है दोस्तों
कि ये जो कार्यकाल है ना इनका कार्यकाल 4 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष है। अभी तक आपने 6 वर्ष की अवधि 65 वर्ष देखा है, 3 वर्ष की अवधि देखा है, लेकिन यहां पर क्या इंपॉर्टेंट, ये 4 वर्ष की अवधि होती है। 4 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष, और सेवानिवृत्ति के बाद मतलब जब ये रिटायर हो जाएंगे ना, उसके बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निष्कासन कैसा होगा, इनका निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा निम्न शर्तों पर होता है, जैसे कि दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गए या फिर फिजिकली डिसेबल्ड हो गए वो, तो इस कंडीशन में उनको हटना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आप प्लीज अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग क्या होता है वीडियो पूरी देख लेते हैं दोस्तों और लाइक करना उसको भूल जाते हैं। वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो उससे मेरी थोड़ी सी हेल्प ये होती है कि वीडियो वायरल हो जाता है, तो अन्य लोगों तक भी पहुंच जाता है। अन्य लोगों तक पहुंचने की बात यहां पर हो ही रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज अपने स्टडी ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, कार्यकाल के दौरान कोई अन्य संवैधानिक नियोजन करने पर, मतलब अगर वो ऑलरेडी ड्यूटी में है, अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग में सेवा वो दे रहे हैं, इसके अलावा वो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते, कोई बिजनेस में या कहीं पर कार्य नहीं कर सकते, कहीं से लाभ नहीं ले सकते, ऐसे पाए जाने पर राष्ट्रपति जी द्वारा उनका निष्कासन कर दिया जाएगा। कारावास से दंडित होने पर, अगर न्यायालय उनको सजा सुना देता है, किसी भी कुछ उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया और वो प्रूव हो गया और कोर्ट ने उनको गिल्टी वहां पर प्रूव कर दिया, तो भाई ऐसी कंडीशन में भी उनको हटाया जाएगा। साबित कदाचार के आधार पर अगर आयोग में वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जो है ना वो राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय को सौंपते हैं। उच्चतम न्यायालय फिर उसकी पूरी जांच करता है। जांच करने के बाद उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जी उसको निष्कासित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मतलब ये जो अध्यक्ष जी की बात हो रही है, को संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, यूपीएससी है ना, यूपीएससी और एमपीपीएससी भी मैं करा चुका हूं आयोग, यहां पर डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे लिंक डाल रहा हूं, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां बात होगी सेकंड नंबर पे कि सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होते हैं। मतलब अध्यक्ष की अध्यक्ष जैसा और सदस्य की सदस्य जैसा, किसके, यूपीएससी के। अब नियुक्ति के, ये देखिए तीसरा पॉइंट, नियुक्ति के बाद इनको मतलब सीधा सा इस पॉइंट का मतलब यह है कि मैं आपको पॉइंट पढ़ के बता देता हूं पहले। नियुक्ति के बाद इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वेतन में, सैलरी में, सपोज कीजिए सैलरी इनकी डिसाइड कर दी कि आपको 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है कोई भी मतलब सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि उनकी सैलरी घटा के 50,000 से 45,000 कर दे। हाँ, 50 से 55 कर सकती है, पर अलाभकारी नहीं हो सकता उनके लिए। 50,000 से 49,000 भी नहीं कर सकती है। वार्षिक रिपोर्ट, जैसा कि आपको मालूम है, सारे आयोग जो हैं वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट भाई राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं और राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। अन्वेषण का मतलब होता है जांच। केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामलों की जांच करता है। मतलब ये कोई जांच एजेंसी नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है, इनकी हेल्प या तो सीबीआई करता है, सीबीआई के मदद से ये काम करते हैं, या फिर सरकारी कार्यालय में जो मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से काम किए जाते हैं। अब दोस्तों इनके काम क्या है, जरा काम के पीछे ऊपर बात कर लें। केंद्र सरकार के आदेश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके किसी प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो कौन सा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ऐसी डेट आ जाए और उसमें 1988, 1985, 1986 ऐसे ऑप्शन आपको दिए हुए हो, तो भाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो 1988 वाला
रहेगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके तहत मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो जो भी सेवा शर्तें हैं, अगर उसके अंडर में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में भाई वो वहां पर काम होगा। ठीक है, उनका काम है ये सब देखरेख करना कि वो जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1988 है, तो इसके अंतर्गत जो जो चीजें गई हैं उनका पालन ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये उनका देखने का कार्य है। किसका कार्य है ये? केंद्रीय सतर्कता आयोग का। अब आगे बात करूंगा मैं। केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी संदर्भ पर जांच करना अथवा करवाना। केंद्र सरकार ने कुछ भाई बताया कि यार इसकी जांच करवाओ, तो वो जांच या तो खुद करेंगे या तो करवाएंगे किसी से। केंद्रीय सरकार तथा इसके संगठनों के ऐसे मामलों पर सलाह देना जो इनके द्वारा आयोग को भेजे गए हों। अगर ये इन्होंने कोई मामला आयोग को भेजा है, अब आयोग उसके लिए काम नहीं कर पा रहा है, तो ये उसको सलाह भी दे सकते हैं। किसी भी जांच का संचालन करते समय आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब अगर वो सिविल न्यायालय मतलब दीवानी न्यायालय, तो ये जो न्यायालय होते हैं भाई, इसका सीधे सीधे से मतलब होता है प्रॉपर्टी से। ठीक है, सिविल न्यायालय की शक्तियां जो प्राप्त होती है ना, सिविल न्यायालय की शक्तियों का मतलब ही यही होता है कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेनली रहता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है हमारे शरद कुमार जी। ठीक है, ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। पहले सतर्कता आयुक्त कौन थे मैं आपको बता चुका हूं, के संथानम, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में यहां पर करता हूं एंड। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसको अपने सारे स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देखिए, दिशा एकेडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे सब पे अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। यहां वीडियो से रिलेटेड और अन्य चीजें भी हम वहां पर प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। वहां पर पढ़ाई चल रही है, अभी कैसे क्या माहौल चल रहा है वो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। देखिए, वहां पर क्या है कि मैं वीकली सिलेबस अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं। एमपीपीएससी 2020 के स्टूडेंट्स को वीकली सिलेबस में वहां पर उनको देता हूं और डेली वहां पर उनके टेस्ट होते हैं। 4 टेस्ट होते हैं, एक दोपहर में 3 बजे, एक शाम को 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। तो अगर आप लोग भी इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल टेलीग्राम लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। अब जो बात है यहां पर कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 वालों को जो फ्री मटेरियल मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है दोस्तों? पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, कमेंट बॉक्स में आपको MPPSC 2020 लिखना है। मैं वहां पर आपको एक नंबर सेंड करूंगा, उस नंबर पे आपको तीनों स्क्रीनशॉट, लाइक किया गया स्क्रीनशॉट, सब्सक्राइब किया गया, बेल आइकन प्रेस किया गया स्क्रीनशॉट और MPPSC 2020 लिखा हुआ स्क्रीनशॉट आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा और आपको नोट्स वहां से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।